कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। नमस्कार। आज के हमारी मेहमान हैं शारदा अग्निहोत्री, जो कि टीजीटी हिंदी रही हैं केंद्रीय विद्यालय में। बहुत सालों साल बच्चों के बीच में रही हैं, खुद भी बच्चों जैसी ही हैं और जिंदगी को बहुत एंजॉय करती हैं, जीवट वाली भी हैं और खुशहाल रहती हैं। शारदा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार रचना जी। जी, ये आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि आपके पिताजी को लड़कियों की नौकरी करना पसंद नहीं था, तो आपने ये शुरुआत कैसे करी? कहीं कोई विद्रोह क्या हुआ? रचना जी, ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि कई बार ये बात उठती है हमारे समाज में कि लड़कियों को नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। मेरे पिताजी खुद शिक्षा विभाग में थे और वो बीएचयू के टॉपर रहे थे और बड़ी अच्छी पोजीशंस पे भी रहे, लेकिन वो कहते थे कि अगर एक लड़की नौकरी करती है तो एक लड़के का हक मारा जाता है और एक लड़की की नौकरी करने से अगर महिला घर में है तो वो बच्चों की अच्छे से देखरेख भी करेगी और बाहर का काम पति संभालेगा, और ये एक बिल्कुल सही बाइफरकेशन रहेगा कि महिलाएं घर में रहें और पति बाहर काम करें। इससे बच्चे भी अच्छी तरह से देखे जाएंगे। अब एक हद तक हो सकता है ये बात सही भी हो, मैं उनको कभी बिल्कुल नहीं काटूंगी उनकी बात को। तो मैं भी बड़ी खुश रहती थी और मैं कहती थी हाँ, लड़कियों को बिल्कुल नौकरी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने पिताजी की बिल्कुल चमची कही जाती थी और मैं अपने पिताजी से, सभी बच्चे अपने पिताजी से प्यार करते हैं और हम 8 भाई बहन थे, उसमें मैं अपने पिताजी की बहुत मुंह लगी और बड़ी प्यारी बिटिया थी। तो जैसे ही वो कहते थे कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, मैं कहती थी हाँ, बिल्कुल नौकरी नहीं करनी चाहिए पिताजी। लड़कियों को तो अपने पति को रिझाना आना चाहिए और उनकी जेब काटनी आनी चाहिए। नौकरी करने की जरूरत क्या है, वो तो वैसे भी वो पति सारा पैसा दे ही देगा पत्नी को। और कमाल की बात है, मेरी जब बड़ी बहन वो कहती थी मैं तो नौकरी करूंगी, और उन्होंने विद्रोह करके नौकरी करी, और जब उन्होंने जैसी नौकरी कर ली और उनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया था तब तक, तो मुझे किसी ने बताया कि ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में जगह निकली है। तो मैंने तुरंत अपने पिताजी से बिना पूछे, क्योंकि बड़ी बहन को परमिशन मिल गई थी तो ऑब्वियसली अब मुझे भी मिल सकती है, ये मान के मैंने तुरंत वहाँ अप्लाई कर दिया। और वहाँ पर पूरे दिन की नहीं नौकरी थी, हाफ पार्ट टाइमर की जॉब थी, तो मैंने वहाँ जॉब कर ली और फिर फादर को बताया कि पिताजी, रेखा दीदी को आपने परमिशन दे दी थी इसलिए आज मैं भी इंटरव्यू दे आई हूँ। बोले अच्छा, तू तो कहती थी कि लड़कियों को नौकरी करने की जरूरत नहीं है,
तो मैंने कहा आपको पिताजी ये अच्छा लगता था इसलिए मैं ये कहती थी, और अब क्योंकि आपने बड़ी बहन को परमिशन दे दी तो अब मुझे लगता है कि आपको ये पसंद है। उसके बाद कब से जाना है तुम्हें? तो मैंने कहा कि मुझे कल से जाना है। तो उसके बाद मैंने वहाँ जॉब की और फिर केंद्रीय विद्यालय में किसी ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं और बहुत ही हाईली पेड वाले स्कूल थे। तो किसी ने बता दिया कि अभी जगह निकली है और अप्लाई कर दिया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जॉब लग गई और फिर करने लगे। ये अच्छा, रहा। ये तो मुझे पता है कि आपका सफ़र केंद्रीय विद्यालय में बहुत अच्छा रहा। आपको केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने इंसेंटिव अवार्ड भी दिया है जी। और आपने जो स्काउट एंड गाइड वाला जो उनका विंग था स्कूल्स में, उसमें भी बहुत काम किया है। पर मैं इससे अलग एक बात पूछना चाहती हूँ कि बच्चों के बीच में कैसा आपको लगता था और उससे क्या आप फील करती हैं, आज क्या फील करती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये भी मैं कई बार लोगों से डिस्कस करती हूँ कि आप कहीं अगर अलग जगह जॉब करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, तो वहाँ 25 साल से 50 साल के लोग होते हैं, 56 ईयर्स के होते हैं, 58 साल के, 59 साल के लोग होते हैं। तो मोस्टली या तो वो अपने अड़ोस पड़ोस का रोना रोते रहते हैं, या वो मेरी सास, मेरी बहू, या जो जेंट्स हैं घुटने में दर्द होता रहता है उनके। जब आप बच्चों के बीच में रहते हैं तो आप ग्रो करते रहते हैं, चाहे आप 60 ईयर्स के भी हो जाएं, आप रिटायरमेंट के एक दिन पहले तक आप बच्चों के साथ चल रहे होते हैं। और जब, क्योंकि बच्चे बढ़ने वाली चीज़ होते हैं, जैसे आप किसी पौधे को देखिए तो आपका पौधा बड़ा होता है तो पेड़ होने के बाद आप कितना फ़ख्र महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही आप छोटे बच्चों के साथ जब आप रहेंगे तो वो अच्छे नंबर लाते हैं, पास होते हैं, अगले उसमें आते हैं, कोई IIT में पहुंच जाता है, किसी का पता लगता है ये IAS हो गया है, और वो आके जब पैर छूते हैं तो लगता है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। हम लोगों के पास ये टाइम ही नहीं होता है कि इसकी सास ने ये किया, उसके साथ ये हुआ, हमारे घुटने में दर्द है। आप बच्चों के बीच में रहते हैं, आप सारी बीमारी हारी भूल जाते हैं। और बच्चों के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया। और मैं आपको बताऊं एक बात और, मैं फील करती हूँ अब जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट 2-3 सालों में एक ये पैटर्न बदला है कि आप बच्चे को, जब से ये रूल आ गया, बच्चे को घूर नहीं सकते, छू नहीं सकते, मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, उनकी कहीं से भी ईगो हर्ट ना हो जाए। उसके पहले तक बच्चे और टीचर्स के बीच में एक जो रिलेशन था, एक्चुअली केवल पढ़ाता नहीं है टीचर बच्चे को गाइड करता है लाइफ के लिए। टीचर, बच्चा जब परेशान होता है, उसकी अगर सच्चा टीचर है, मेरे साथ कम से कम ये हुआ कि मुझे दिख जाता था कि कौन बच्चा परेशान है पढ़ाते पढ़ाते। एक तो मेरा विषय हिंदी था, हिंदी में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप यहाँ पे अभी समंदर में हैं, 2 मिनट में आप पहाड़ों पे भी बच्चों को उड़ा सकते हैं बैठा के। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये पता लग जाता था ये बच्चा अपसेट है। तो मेरा एक पैटर्न था कि आज रोल नंबर 1 से 30 तक की कॉपीज़ जाएंगी मेरे साथ। तो मैं एक रूम से दूसरे रूम में जाने लगती थी क्लास से, तो मैं उसी डिस्टर्ब बच्चे को कहती थी, बेटा तुम जरा 1 से 10 तक की कॉपी ले लो, चलो मेरे साथ। और वो जमा करके कॉपी मेरे साथ जब चलता था तो मैं उस बीच में उससे बच्चे से पूछ लेती थी। अगर टीचर बच्चों से जुड़ा हुआ है तो उसे 1 मिनट में पता लग जाएगा बच्चा परेशान है। और मैं जब तक दूसरे क्लास में जाती थी, वो 2-3 मिनट का टाइम होता था, मैं उतनी देर में उससे पता लगा लेती थी क्या हो गया। वो ऐसी ऐसी बातें बच्चे बताते थे कि माँ ने ये कहा, फादर ने फिर ऐसा कहा, या कुछ उसके साथ क्या गड़बड़ हो रही है। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं उस पर रिसर्च करती थी और 2-3 दिन में उनके पिताजी और माताजी आ जाते थे और मैं बताती थी कि बच्चा इन बातों से आपकी डिस्टर्ब हो रहा है। और वो बच्चे फिर आगे जाके बहुत निकले आगे, और जब वो कहीं विदेश में होते हैं और वहाँ से वो आते हैं और आके पैर छूते हैं और वो घटनाएं मुझे बताते हैं, तो मुझे इतना आश्चर्य होता है। और एक बच्चा था, वो हकलाता था, पढ़ने में अच्छा बच्चा था, तो मैंने उसको मॉनिटर बनाया। तो कह रहा है मैं कैसे मॉनिटर बन जाऊं, मैं तो हकलाता हूं, मैं जैसे ही कुछ बोलूंगा वो बच्चे हंसेंगे। मैंने कहा हंस लेने दो। तो प्रिंसिपल के पास एक कोई थ्रेट आया था, वो बच्चा हकला रहा था। तो प्रिंसिपल ने कहा ये बच्चा आपका, सारे हकले बच्चों को बुलाया गया। तो मैं उस बच्चे के साथ वहां गई, मैंने कहा ये बच्चा ये कभी नहीं कर सकता। तो वो जो मैं उसके साथ खड़ी हुई थी, उसके बाद जब वो 11th में आया, ये 9th का बच्चा था, वो 11th में आया, तो हकलाने वाला बच्चा 11th में उसने कंपेयरिंग की और एक गिटार से उसने वो गाना गाया। और इस समय तो वो IIT में चला गया था, इस समय वो आई थिंक वहाँ है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में है शायद। और वो मुझसे मिलने आया और उसने मुझे ये बात बताई कि मैम अगर आप न होती, जो आपने मॉनिटर बनाया मुझे और मुझे बात करने के लिए मजबूर किया, मैं कहती थी तुम ना गुस्सा होके शीशे के सामने चिल्लाओ
जब तुम जोर से गुस्सा होते हो तभी तुम नहीं तब हकलाने लगते हो। तो तुम शीशे के पास खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाओगे तो तुम्हें इस पर भी कंट्रोल आ जाएगा। तो मॉनिटर बनाने से, या वो जब प्रिंसिपल के पास भेजा गया, तेज बच्चा था, भेजा गया, तो वो जो उसका हकलाना बंद हुआ, वो एक बच्चे की लाइफ की बहुत बड़ी घटना होती है। वो बच्चा जिंदगी भर याद करता है। तो मुझे बच्चे इसी तरह याद करते रहते हैं। और इस समय भी, आज की तारीख में भी मेरे घर में एक बच्चा रह रहा है। उसकी आज रात की फ्लाइट है, वो ढाका जाएगा। वो कहता है, मैं 5th में मैं उसे पढ़ाती थी, मैं पहले प्राइमरी टीचर थी। वो कहता था, मैं सोचती थी मेरी माँ तो यही हो सकती है और कोई हो नहीं सकता है। और उसने मुझे, छोटे बच्चे तो माँ टीचर्स से बिछड़ जाते हैं, उसने मुझे नाइजीरिया से ढूंढा, शारदा मिश्रा समझ के। मैं अब अग्निहोत्री हो गई हूँ, और उसने मुझे कहा आप शारदा मिश्रा बोल रही हैं, और उसने मुझे ढूंढा, मेरे यहाँ वो अभी है, और कह रहा है आप नहीं मेरी ज़िंदगी में होती तो मैं पता नहीं क्या होता। तो ये बड़ा अच्छा अचीवमेंट है। मुझे लगता है शारदा जी, जो आप स्काउट एंड गाइड से भी एसोसिएटेड रही हैं, जो भी कॉलेजेस में होती है, उसका भी एक मतलब उसमें कॉन्स्टेंटली आप स्टूडेंट के टच में रहते हैं, तो हो सकता है उसका भी असर आपकी, जो भी आपका टीचर एंड टॉट जो रिलेशनशिप है, उसमें भी एक अहम भूमिका होगी। पर आप स्काउट एंड गाइड में कैसे पहुंची, ये बताइए पहले। जी, इसमें भी मेरे पिताजी का बड़ा योगदान है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं पिताजी की अपनी बड़ी प्रिय बेटी थी, तो एक दिन मेरे विद्यालय में मेरे पिताजी जो थे वो स्काउट एंड गाइडिंग के कोई बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, ट्रेजरर थे पूरे स्टेट के। यहाँ पर स्टेट होते हैं, और एक दिल्ली में है, पूरा सेंट्रलाइज होता है, और जैसे यूपी स्टेट, एमपी स्टेट। तो क्योंकि वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रहे थे, तो इसलिए जैसे ही वो रिटायर हुए, उनको कहा गया आप प्लीज़ अभी ट्रेजरर रहिए इसके। उनकी तो उन्होंने बहुत अलौकिक कार्य किए थे जो आम व्यक्ति कर नहीं सकता। तो उनको सिल्वर एलिफेंट अवार्ड, स्काउट एंड गाइड का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो उन्हें मिला था। और तो मैं उनकी पुत्री थी। एक दिन मेरे विद्यालय में एक प्रोग्राम था स्काउट एंड गाइड का, और एक सज्जन थे मिस्टर MC भारद्वाज। वो पिताजी के बड़े करीब थे और पिताजी के अंडर में ही कार्य करते थे। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा शारदा तुम यहाँ कैसे? वहाँ पर मेरे केंद्रीय विद्यालय में असिस्टेंट कमिश्नर बहुत सबसे बड़े अधिकारी होते हैं हमारे रीजन के। तो वहाँ वो थे, तो उन्होंने कहा अरे ये तो एक बहुत बड़े व्यक्ति की बेटी हैं, और इनके पिताजी तो सिल्वर एलिफेंट अवार्डी हैं, और उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। उन्होंने मेरी इतनी तारीफ करी कि वो जो डिप्टी कमिश्नर बैठे थे, उन्होंने कहा इनको तुरंत कल ही ट्रेनिंग में भेजिए। तो 10 दिन बाद या 5 दिन बाद एक कोई ट्रेनिंग होने वाली थी, मुझे वहाँ भेज दिया गया। बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है स्काउट एंड गाइड की। सुबह आपको 5:30 पे 5 o'clock पे उठना होता है, 6 बजे आपको BP6 में वहाँ एक्सरसाइज करने जाना होता है। आप मतलब 11 बजे के पहले सो नहीं सकते, आपको बहुत कम टाइम दिया जाता है। कुछ आपने को काम दिया होता है वो भी करिए, सब करना पड़ता था। तो मैं जाना नहीं चाहती थी, सच बात तो ये थी, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ और काम करना अच्छा लगता था, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन था। फिर मैं गई वहाँ, तो ये प्रसिद्ध था वहाँ, क्योंकि यूपी स्टेट का था, तो वहाँ मेरे पिताजी को सब जानते थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरे साथ बहुत थी। तो अच्छा, कुछ मैं मॉनिटर टाइप की हूँ भी आगे, एक दिन में मैं पकड़ ली जाती हूँ, क्योंकि इतना बोलती हूँ, इतनी बातें करती हूँ, या कुछ जिंदा दिली ज़्यादा है, तो मैं पकड़ ली गई और तुरंत मॉनिटर वगैरह बना दिया गया। उसके बाद मैंने एक बेसिक कोर्स होता है, उसके बाद एडवांस होता है, फिर HWB होता है, फिर प्री ALT होता है, फिर ALT होता है, फिर LT होता है। ये ऐसा सुनने में तो बड़ी जल्दी ये आ रहा है, लेकिन ये आप जैसे फर्स्ट से लेके MA करें इतना है, और इसके बीच में बहुत टाइम भी रखना पड़ता है। 8 साल 9 साल के बीच में आपको ये सारा कोर्स करने पड़ते हैं, बीच में गैप करने होते हैं, आपको एक्टिविटीज़ करनी होती है। फिर मैं करती रही, लेकिन ये अच्छा रहा कि मैं अपने रीजन में इकलौती, मैं और मेरी एक दोस्त, हम दोनों एक साथ बढ़े, हम दोनों लोग बहुत ऊपर तक गए, और हम लोग अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन में, यूपी स्टेट का मतलब होता है लखनऊ संभाग बोला जाता है, मैंने यूपी भर के जो हमारे केंद्रीय विद्यालय के स्कूल थे, मैंने सारे टीचर्स की ट्रेनिंग कराई। और राष्ट्रपति अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड बच्चों का होता है, वो मैंने मेरे हाथ से कम 60-65 लड़कियों को राष्ट्रपति अवार्ड मिला, जो एक बिल्कुल आश्चर्यजनक संख्या है। नॉर्मली किसी भी टीचर की जिंदगी में 10 से 15 बच्चे, 15 भी नहीं होते हैं, 10 बच्चे हद से हद होते हैं, और राष्ट्रपति अवार्ड
कम से कम 3-4 बार बच्चे को जाना होता है तब वो पास होते हैं। तो मैंने टीचर्स को बहुत ट्रेनिंग कराई, कम से कम 500-600 टीचर्स को ट्रेनिंग कराई, और 150 बच्चे तो राष्ट्रपति अवार्ड में, बाकी तो हज़ारों बच्चे निकले। इसके साथ एक्चुअली स्काउट गाइड में बच्चों को सिखाया ही जाता है कि पढ़ाई तो सब पढ़ ही रहे हैं, मानवोचित गुण होने चाहिए। तो मुझे लगता है जब मैंने बच्चों से कहा हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें मितव्ययी होना चाहिए, हमें परिश्रमी होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, वो पता नहीं कैसे बातें अपने अंदर भी आ जाती हैं। आप रोज ये बात बता रहे हैं, तो मुझे लगा मेरे अंदर भी उससे बहुत परिवर्तन आया। पर इतना सब नौकरी एंजॉय करना, प्रोफेशन में आगे बढ़ना, सब कुछ हुआ, पर फिर आपने एकदम से VRS ले लिया। ये क्यों? एक्चुअली मेरे दोनों बच्चे सेटल हो गए थे और बहुत पढ़ा लिया था, बच्चे हमारे पढ़े लिखे बच्चे बड़े आगे जा रहे थे। तो मेरे पोता हो गया बड़ी कम उम्र में ही, मतलब मैं 53 इयर्स की थी तो पोता हो गया। अब मैं बेंगलोर में, वो फिलहाल थे, तो जब मैं जाती थी वो रोता था, तो मुझे लगा हमने हज़ारों बच्चे पढ़ाए हैं, अपना पोता तो हम उसके पास टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। और मेरी बहू भी चाहती थी, वो इतना रोता था कि मैं 4-5 दिन विचलित रहती थी। तो मुझे लगा कि अब इनके साथ रहिए, जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, बहुत कमा लिया है। उस पीरियड में कोई और नौकरी कर लेगा, 2.5 साल पहले मैंने छोड़ दी। और हुआ कुछ ऐसा कि जब मैंने 28 फरवरी को नौकरी छोड़ी और मेरे बेटे और बहू तुरंत US चले गए। 14 फरवरी को वो चले गए और मैंने 28 को मैंने रिटायरमेंट लिया। मतलब वो मेरे रिटायरमेंट में भी नहीं आ पाए, और फिर मैं 1 साल तक वहाँ जा भी नहीं पाई। उसके बाद मैं गई और मैं फिर जा रही हूँ, लगातार ऐसे जाती रहती हूँ। बच्चों के साथ रहने के लिए मेरा प्राथमिकता है। आपकी ये बेफिक्र जिंदगी है और उसको, लाइफ को एंजॉय करना का उद्देश्य है, लक्ष्य है, क्या है ये? शायद ऐसे ही पैदा हुए थे शुरू से। अपने घर में भी मैं ना कुछ विद्रोही टाइप की थी, जरा सी गलत बात हो जाए तो जैसे सींग उठा के खड़े हो जाना वाली बात थी। और मैंने अपनी पूरी जॉब में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने किसी की नहीं सुनी, और अगर मैं गलत हूँ तो 1 मिनट में सॉरी बोल देती थी। लिव एंड लेट, मतलब ये है कि आप जिए, खुद अपने शर्तों पे जिए और दूसरों को जीने दीजिए। मैंने अपने बच्चों को, अपने बहू को, बेटे को, किसी को नहीं रोका। जो चाहता है करे और हम जो चाहते करें, हमें कोई रोके नहीं। और चाहती हूँ बस एक ये है कि सबको खुश रखूँ। किसी को दुखी देख के अभी भी हाल ये है कि पहुँच जाते हैं दलबल के साथ उसकी मदद करने और खुश रहते हैं। जो है, कितनी समस्याएं आएंगी उनको जाना है आखिरकार। ये सही, ये मोटो अच्छा है कि जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशंस भी है। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी आपका। आपने बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छे ढंग से बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद रचना जी। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।